गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। अपन ने अब तक केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज के बारे में पढ़ा था। हमने सिग्निफिकेंट फिगर, सराउंडिंग ऑफ, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जाना है। इसके बाद अपना चैप्टर, सिंपल सी बात है, अपन को आगे तो बढ़ाना ही है, थोड़ा सा चैप्टर अपन आगे बढ़ाते हैं आज। मैं आपको बता दूं कि आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज लास्ट के 15 मिनट के अंदर अपन मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट के स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको दो थ्योरीज पढ़ाने वाला हूं। पहली है डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज और दूसरी है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला अपना है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्लियर? इसके नोट्स आपको वीडियो के साथ साथ मिल रहे हैं। और लास्ट, अगर आपने कोई वीडियो ऐसा है कि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दी गई है, आप वहां से डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें कि लिंक वहां पर रखी है और आप उसको प्रीवियस वीडियोस को भी देखें। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का नाम तो आपने बहुत पहले से सुना है। नॉर्मल सी बात है, अपन जब से साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं 8th 9th क्लास से, तब से अपन डाल्टन के बारे में सुन लेते हैं। डाल्टन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। और आपको जो नोट्स मिले हुए उसमें पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि डाल्टन ने ये बताया था कि हर मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। हर मैटर जो है बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स वो होते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। क्लियर है? और उन सारे पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, उन सारे सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, एटम। क्लियर? पहला पॉइंट तो इनका ये है कि हर जो चीज है वो बहुत छोटी छोटी चीज से मिलकर बनी हुई होती है, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो, चाहे वो H2O हो, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो H2SO4 हो, चाहे वो HNO3 हो, चाहे वो कुछ भी हो। हर मैटर, हर चीज बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है और उस पार्टिकल को इन्होंने बोला था एटम। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया था, दूसरा पॉइंट आप पढ़िए अपने नोट्स में, कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे सोडियम है, सोडियम है, अब सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे, मान लो सोडियम के 50 एटम है, ये भी सोडियम का 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 एटम है। ये सारे सोडियम के एटम्स जो हैं वो क्या है, सेम होंगे। सारे सोडियम के एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है? अब सिंपल सी बात है, और जैसे मान लो कोई दूसरा एटम है मैग्नीशियम, और इससे डिफरेंट होंगे, यानी कि सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं जबकि वो डिफरेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लियर? तीसरा पॉइंट है यहां पर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज अलग होगी, फास्फोरस की प्रॉपर्टी अलग होगी, कार्बन की अलग होगी, क्लोरीन की अलग होगी। इन सब की प्रॉपर्टीज आपस में क्या होंगी, अलग अलग होंगी। क्लियर है? अगला पॉइंट है, एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो होते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन में लिखूं, ऐसा नहीं कि C+O2 से आपने जो प्रोडक्ट बनाया तो ऐसा नहीं हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन गायब हो गए, नहीं, कार्बन ऑक्सीजन इसमें ही थे। क्लियर है? और जितने कार्बन ऑक्सीजन आपने लिए थे उतने ही कार्बन और ऑक्सीजन आपको प्रोडक्ट के अंदर मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने कोई भी एटम जो होता है ना तो क्रिएट होता है अलग से, ऐसा नहीं कि एक कार्बन था या दो कार्बन बन गए, ये तो आपने लॉस के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो कोई भी कार्बन, कोई भी एटम ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है। क्लियर? अगला पॉइंट है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक पार्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन आर एलिमेंट्स कंबाइन। जब दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर कंबाइन हो जाते हैं, जैसे C और एक O और एक O, तो इन तीनों से मिलकर क्या बना, CO2, तो ये क्या है, कंपाउंड है। क्लियर है? यानी कि जब दो या दो से ज्यादा एटम मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ये भी अपन लेक्चर्स जब अपन ने पढ़ा था, केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, तभी अपन ने ये चीज सीखी थी। अगला पॉइंट है, इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है। ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, फिक्स है कि एक कार्बन होगा, दो ऑक्सीजन होंगे। ऐसा नहीं कि आपने दो कार्बन कर दिए, चार ऑक्सीजन कर दिए, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? तो ये फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर के अंदर रहते हैं और इस तरीके से हमारी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी खत्म
होती है। ओके, नेक्स्ट अपनी थ्योरी है सेकंड, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ऐसा नहीं कि गलत थी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी सही थी, लेकिन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो थी वो एक्सपेरिमेंटली बहुत सारी चीजों को प्रूफ नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की। आपने 9th और 10th क्लास के अंदर कुछ चीजें पढ़ी होंगी, मैं इनके बाद थोड़ा सा आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं। जैसे आपने पढ़ा था जे थॉमसन का मॉडल, 11th क्लास में पढ़ोगे वापस आप, ऐसी बात नहीं है। जे थॉमसन का जो मॉडल था वो क्या था, जे थॉमसन बताया प्लम पुडिंग मॉडल बताया था। कौन सा मॉडल बताया था? प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर? ओके, उसके बाद अपने नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था रदरफोर्ड, याद आ रहा है कुछ? रदरफोर्ड याद करो, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, 9th क्लास में था ये एनसीईआरटी के अंदर। क्लियर? और एक पढ़ा था नील्स बोर के बारे में। इन चीजों को मैं आपको 11th क्लास के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। नील्स बोर के बारे में पढ़ा था, और नील्स बोर जो था उन्होंने बताया था क्वांटम थ्योरी। कोई बात नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब 11th क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। कोई बात नहीं आता, लेकिन आप 3 साइंटिस्ट के नाम तो याद रख ही सकते हैं ना, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर। इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन किए, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, एक थ्योरी बनाई, जिस थ्योरी को अपन बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो इस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट जो है वो समझिए, आप नोट्स में देखिए अपने में। एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल, it is made up of subatomic particles such as electrons, protons and neutrons। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यह है, क्योंकि देखिए डाल्टन ने क्या बताया था, डाल्टन ने बताया था कि एटम, उसने ये नहीं बताया था कि एटम के अंदर कुछ होता है। इन्होंने बोला कि एटम के अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसके अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, अगर आप एटम को तोड़ोगे तो वो चीजें भी अलग अलग हो जाएंगी। और वो कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझा दूं आपको कि किसी भी एटम के अंदर देखो, एटॉमिक मॉडल ऐसा था, बीच में न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर क्या होते हैं? ये ऑर्बिट्स। ठीक है बेटा? और ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। पता था ना सबको, ये नॉर्मल सी बात है, सबको आता होगा, 11th क्लास में आ चुके हैं अपन। ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये न्यूक्लियस होता है बीच में। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। सबको पता है ये बात? चलिए, तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी एटम के अंदर होते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। क्लियर है? और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतना ही उसका क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है? एटॉमिक नंबर तो आपको सबको याद है ना, 30 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, पूरे जिंक तक याद होने चाहिए, 30 तक ध्यान रखना। क्लियर? चलिए, दूसरा पॉइंट है इनका, एटम ऑफ सम एलिमेंट्स में नॉट बी सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। एटम ऑफ सम एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस सच एज एटम्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। बिल्कुल, जबकि डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने बताया था कि सारे एटम जो होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स एक जैसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आइसोटोप्स नाम की भी कुछ चीज होती है। आइसोटोप, जैसे हाइड्रोजन के एटम की बात करूं मैं, तो हाइड्रोजन के एटम भी 3 तरह के होते हैं। अब एक ही एलिमेंट के कितने एटम हो गए? 3 हो गए ना। एक तो हो गया 1h1, एक हो गया 1h2, और एक हो गया 1h3। क्या होते हैं आइसोटोप्स? अगर आपको नहीं आता हो तो लिख लेना। आइसोटोप्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। क्लियर है? तो किसी भी एटम के
किसी भी एलिमेंट के 3 एटम 4 एटम हो सकते हैं, अलग 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 हो सकते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सिमिलर सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। तीसरा पॉइंट है अपना आइसोबार्स का। आइसोबार्स क्या होते हैं पहले तो मैं आपको समझा दूं। देखो 7 नाइट्रोजन और 14 और 6C14 ये कार्बन का एटम है और ये नाइट्रोजन का एटम है। क्लियर है? देखो 7C14 इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर वाली चीज होती है इसको बोलते हैं मास नंबर। तो मास नंबर तो सेम है, जबकि आप नीचे देखिए एटॉमिक नंबर कैसा है, अलग अलग है। आइसोबार्स क्या होते हैं? those atoms in which mass number same and atomic number are different, उनको अपन बोलते हैं आइसोबार्स। तो पॉइंट क्या था कि एटम्स डिफरेंट एलिमेंट है, देखो ये नाइट्रोजन है वो कार्बन है ना, हैव सिमिलर मासेस, देखो मास सेम है इनका, इसका ही 14 और इसका ही 14 है। क्लियर है? सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। अगला पॉइंट है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। एटम से छोटा ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगला पॉइंट है द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है। ये कांस्टेंट रेशियो में होते हैं, ये तो डाल्टन ने बताया था, हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन वो सिंपल रेशियो में होंगे जरूरी नहीं है। सिंपल रेशियो मैंने आपको समझाया हुआ है 1:2, 2:1, 1:3, गलत। ऐसा हो सकता है 4:7 में भी हो सकते हैं, 3:2 में भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको सीधा सा एग्जांपल बताऊं, Cr2O7 K2Cr2O7 इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखो इसमें रेशियो क्या है, 2:2:7 के रेशियो में कंबाइंड है, तो सिंपल नहीं है रेशियो। क्लियर है? अगला पॉइंट है एटम ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट, दस एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल। देखिए एक एटम दूसरे एटम में भी चेंज हो जाता है अगर जरूरत पड़ती है तो। कैसे? देखिए मैं आपको बताऊं, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम है, क्लियर? अब यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक तो होता है यूरेनियम 235, एक होता है यूरेनियम 236, एक होता है यूरेनियम 238। क्लियर है? तो यूरेनियम 235 जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। इस पे जब अपन नाइट्रोजन की बॉम्बार्डिंग करवाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट जो था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, यूरेनियम 235 लिया गया और इस पे नाइट्रोजन की बॉम्बार्डिंग करवाई, तो ये बन गया यूरेनियम 236। क्लियर? तो एक एटम का फॉर्म दूसरे एटम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जब ये टूटा फिर इसको क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है अनस्टेबल। यूरेनियम 236 क्या होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर ये बनाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन। क्या बनाएगा? बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा। तो क्या हुआ, एक एटम जो था वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसे जरूरत हुई तो। अभी आप समझ लीजिए केवल ये रिएक्शन तो न्यूक्लियर फिजन की है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर होती है रिएक्शन, लेकिन इसको ये बात की बात है। क्लियर? अभी तो आप बस केवल इतना समझ लीजिए कि अगर रिक्वायरमेंट होती है तो एक एटम जो है वो दूसरे एटम्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है एटॉमिक मास। मैं आपको समझा दूं कि भाई टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक नहीं है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये मान के चलिए कि केमिस्ट्री की पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप एटॉमिक मास के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो प्लीज कंसंट्रेट करें इस चीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एटॉमिक मास की डेफिनेशन मैंने सामने लिखी हुई है। देखिए नॉर्मली 99% बच्चों को मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उनको इसी बात में रहता है, सर एटॉमिक मास की डेफिनेशन समझ में नहीं आती है। और आप देखिए, चलो अपन 2 बार पढ़ते हैं, देखते हैं आपको समझ में आती है नहीं आती, चेक करना। एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। एक बार और पढ़ते हैं, एवरेज रिलेटिव मास, ठीक है, एवरेज मास है किसी चीज का, ओके, of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12। यहीं पे मामला गड़बड़ होता है।
हो रहा है। तो इसको तो मार दो गोली, क्लियर। और अब अपनी बात पे आते हैं अपन कैसे कि भाई क्या है एटॉमिक मास। देखिए एटम को भी गोली मार दो, अपन लोगों की बात कर लेते हैं। चलिए तो क्या है कि एक तो दीपेश सर है और एक स्टूडेंट है अजय, एक है विजय, ठीक है ले लेते हैं। और बताओ, और एक ले लेते हैं अपन क्या, सारांश, और क्या लें, एक ले लेते हैं यश। तो अपने पास ये क्या 5 लोग हैं। इन 5 लोगों का अपन को क्या है मास पता करना है, ठीक है। मास या वेट, अभी तो आप कुछ भी बोल लो चलेगा, लेकिन मास और वेट में बहुत डिफरेंस होता है, वो बाद में समझाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपन। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं आज बहुत अच्छी, और सुनिए ध्यान से। क्या था कि बहुत समय पहले की बात है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, नो नो नो, वंस अपॉन अ टाइम इन यूनिवर्स। क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, उनको क्या था कि वेट करना था अपना, वजन करना था अपना, और भी अपने स्टूडेंट्स का वेट करना था, वजन करना था, इन 4-5 का सबका। तो अब वजन तोल, अब जैसे मान लो आपको वजन करना है अपना, क्या करोगे आप भाई, जो वेट करने के जो डिवाइसेस होती हैं उनको लेके आओगे, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो रख दोगे। लेकिन सोचो वो चीज ही ना हो तो वेट कैसे होगा भाई, नॉर्मल सी बात है, वो चीज ही ना हो, वो 1 किलो 2 किलो की जो चीजें आती हैं वो हो ही ना, तो फिर वजन कैसे हो किसी का, सोच के देखो आप। तो क्या हुआ, ऐसी ही कुछ परिस्थिति की बात अपन करने जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब वेट करने के लिए कुछ डिवाइसेस नहीं थी, तो क्या हुआ कि कुछ भी किसी भी एक चीज को, जैसे मान लो बहुत बार आपने देखा हो कि किन्हीं दुकान वालों के पास जब तोलने के लिए वो जो वेट नहीं होता है तो वो क्या पत्थर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब तोलने के लिए कुछ भी नहीं था तो उन्होंने एक जुगाड़ बनाया। क्या बनाया, जुगाड़। तो अपन बात करते हैं वो जुगाड़ क्या था। तो मान लो अपन जुगाड़ लेते हैं सिलेंडर जो घरों में नॉर्मली आते हैं, तो वो एक सिलेंडर, तो जुगाड़ बन चुका है। यहां पर मैं जुगाड़ लिख देता हूं, जुगाड़। तो जुगाड़ बन चुका है यहां पर क्या, सिलेंडर। अब वो तोलने के लिए लेके आए, एक तरफ मैं बैठ गया, एक तरफ दीपेश सर को बैठा दिया, और एक तरफ बैठ गए साहब, एक सिलेंडर रख दिया, 2 सिलेंडर रख दिए। तो दीपेश सर का जो वेट था वो 3 सिलेंडर के बराबर आया। कुछ तोलने के लिए नहीं था तो सिलेंडर लिया है कि भाई दीपेश सर का वेट कितना है भाई, 3 सिलेंडर के बराबर है। अजय का वेट देखा तो इसका वेट 2 सिलेंडर के बराबर बैठा। विजय का वेट देखा तो इसका वेट 3 सिलेंडर के बराबर बैठा। कैसे पता लग रहा है वेट, कैसे पता लग रहा है वेट, पता लग रहा है वेट कोई कैलकुलेट नहीं होती है चीजें, वेट तो मेजर करने के बाद ही पता लगेगा, मास तो मेजर करने के बाद ही पता लगेगा, मास को कैलकुलेट किया जा सकता है। फिजिक्स में तो आप लोगों ने पढ़ा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर डायरेक्ट किया जाता है, उनको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्लियर है। सारांश का वेट देखा तो इसका वेट जो है वो 1 सिलेंडर के बराबर आया, यश का जो वेट है वो 4 सिलेंडर के बराबर आया। तो इस तरीके से एक जुगाड़ बनाया था सिलेंडर, और उसके हिसाब से अपन ने वेट कर लिया। अभी आएगा सब कुछ समझ में, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि दीपेश सर का वेट 3 सिलेंडर के बराबर, तो इसको कैसे पढ़ूंगा मैं, इसको पढ़ूंगा मैं कि दीपेश सर का वेट 1 सिलेंडर का 3 टाइम्स है। इज इट क्लियर, दीपेश सर का वेट 1 सिलेंडर का 3 टाइम्स है। अजय का वेट 1 सिलेंडर का 2 टाइम्स है। विजय का वेट 1 सिलेंडर का 3 टाइम्स है। सारांश का मास 1 सिलेंडर का 1 गुना है। यश का मास 1 सिलेंडर का 4 गुना है। इस तरीके से पढ़ेंगे इसको, क्लियर है, समझ सकते हैं ना। दीपेश सर का वेट 1 सिलेंडर का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। ओके चलिए यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई कि जुगाड़ क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एटम को। अभी तक तो इंसानों को मेजर किया मैंने, अब मैं एटम्स को मेजर कर रहा हूं, क्लियर है। तो मान लो कि एटम, अपने पास एटम ले लेते हैं, एक तो ले लिया अपन ने ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, एक अपन ले लेते हैं मैग्नीशियम, एक ले लेते हैं एल्यूमिनियम, ये चारों ले लेते हैं। इन चारों का वेट करना है मुझे। तो ऐसा तो नहीं कि एक तरफ ऑक्सीजन को बिठा दिया, एक तरफ सिलेंडर रख दिया, अब इनके लिए आपको अलग जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो जैसे यहां पर सिलेंडर जुगाड़ बनाया था, ऐसे ही अब बात करते हैं, बातें उस कहानी पे वापस। तो उस इंसान को जो वेट करने की सोच रहा था, तो उसको एटम का वेट करना था। तो एटम का वेट करने के लिए, एटम का वेट इंतजार नहीं, एटम का मास कैलकुलेट करना था, वेट मेजर करना था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ जुगाड़ बनाया। और वो जुगाड़ क्या था, तो वो जुगाड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है।
नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बन। तो उन्होंने क्या किया, कार्बन का एक एटम लिया, कार्बन का, मान लो कि एक इमेजिन करो कार्बन का एटम है इतना बड़ा, ये कार्बन का एटम है, इतना बड़ा होता नहीं है बट मैं आपको इमेजिन करवा, कार्बन का एटम लिया और उस कार्बन के एटम के 12 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए, 12 हिस्से, और जुगाड़ बनाया वो एक हिस्सा। समझ गए, यानी कि जुगाड़ क्या बना, 12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम। समझना जुगाड़ क्या बनाया, जैसे अपन बात करते हैं कि 12 हिस्से कर दिए, मान लो कि मेरे हाथ में भी मैं 12 हिस्से ले लेता हूं, चौक के ले लेता हूं 12 हिस्से, क्लियर। ये बहुत सारे, जैसे मान लो कि आप मान लो 12, एक कार्बन था, कार्बन के 12 हिस्से कर दिए और 12 हिस्से में से एक हिस्सा, बाकी हिस्से फेंक दिए। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बनाया जुगाड़, ये जुगाड़ है, क्लियर है। अब इसको अपन रखेंगे जहां पर अपन सिलेंडर रख रहे थे ना, ऐसे इसको अपन रखेंगे, तो क्या हुआ, जुगाड़ क्या हुआ, 12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम, क्लियर है। मैं आपको बहुत डिटेल में ले जा रहा हूं, आप रियल बता रहा हूं कि आप केमिस्ट्री इस तरीके से कभी नहीं पढ़ पाओगे, बहुत डिटेल में जा रहे हैं अपन और एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं, क्लियर। तो जुगाड़ बनाया, तो एक तरफ इन्होंने ऑक्सीजन रखा, क्लियर है, और एक तरफ वो हिस्सा रखा। तो इन्होंने क्या किया, एक तरफ हिस्सा रखा, ठीक है ना। तो क्या किया देखो, एक पार्ट रख दिया, कार्बन 12 का एक हिस्सा है, एक रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया। तो जब ऑक्सीजन को वेट करना पड़ा तो ऑक्सीजन के लिए कितने रखने पड़े इनको, 16 रखने पड़े। कितने रखने पड़े, 16। क्या रखने पड़े, 16। क्या रखने पड़े बोलो, 16। 12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम। ये लिख दूं 1/12, एक 1 पार्ट ऑफ कार्बन अपॉन 12, क्लियर है। नाइट्रोजन के लिए रखने पड़े 14, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। मैग्नीशियम के रखने पड़े इनको 24, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। एल्यूमिनियम के रखने पड़े इनको 27, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। समझे, एक तरीके से सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर क्या है, सिलेंडर वेट करने के लिए जुगाड़ था। यहां जुगाड़ क्या है, कार्बन के 12 हिस्से करे, एक हिस्सा जुगाड़ है, एक पार्ट उसका क्या जुगाड़ है, क्लियर है। अब समझना ध्यान से। अब ये 16, 14, 24, 27 जो आपने लिखे हैं सामने, 16, 14, 24, 27, ये जो चीजें ये कैलकुलेट थोड़ी ना की जाती है, ये तो सीधी मेजर की जाती है। जैसे मेरा वेट था कि दीपक सर का वेट एक सिलेंडर का 3 गुना है, तो ऐसे ऑक्सीजन का वेट जो है वो कार्बन के 12वें हिस्से का 16 गुना है। Average relative mass of an atom of element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12। कार्बन को 12 हिस्सों में ले लिया जाए तो उसके मास से जब कंपैरिजन किया जाएगा तो वो उसका एवरेज रिलेटिव मास होगा। समझ में आई बात। और भी मैं आपको एक डेफिनेशन और लिखाने वाला हूं अभी। तो ये जो निकले हैं सर, ऑक्सीजन का 16 निकला है, ठीक है सर। इतना बड़ा बोलेंगे क्या बार बार अपन, लाइक दिस, ऑक्सीजन का मास जो है वो कितना है 16, मतलब कि कार्बन 12 के, कार्बन के 12वें हिस्से का 12th part of the mass of oxygen is the 16 times, mass of oxygen is the 16 times of the 12th part of carbon atom। सही है, यानी कि मैं क्या लिखूंगा कि mass of oxygen is 16 times of 12th part of कार्बन एटम, क्लियर। अब देखिए मैं यहां लिख रहा हूं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एलिमेंट या फिर ऑफ एटम इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम। यानी कि कोई भी एटॉमिक मास जो है उसका पता कैसे लगेगा कि वो कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है, कितना गुना ज्यादा है, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन जो है इसकी डेफिनेशंस अपन पता लगा सकते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन में और लिख देता हूं आपके सामने, उससे समझिएगा। थोड़ा सा मानता हूं मैं टफ है। द क्वांटिटी ऑफ मास
द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12th part of the mass of an atom of the mass of an atom of carbon. The quantity of mass equal to 1/12th part of the mass of an atom of carbon. क्लियर है? तो इस तरीके से मतलब ये जो क्वांटिटी है मास की, मास द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू, सॉरी हाउ मेनी टाइम्स और लिख लेना, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 1/12th part of the mass of an atom of carbon is called atomic mass. और फिर मेरे हिसाब से डेफिनेशन तो थ्योरी है, बाकी का आपको समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? तो देखिए ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है 16, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। अब देखिए क्या है सर, इतना बड़ा बार बार नहीं बोलेंगे अपन, तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन को नाम दे दिया गया AMU। क्या दे दिया गया? AMU। और इस AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे लोगों से आप ये पूछोगे साहब ये AMU क्या होता है, तो वो लोग बोलेंगे AMU मास को मेजर करने की यूनिट होती है। गलत। अब मास को मेजर करने की यूनिट है क्या है? नहीं। AMU क्या है? AMU है 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन। क्या है ये? 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन को एक AMU बोल दिया है। क्या बोल दिया है? 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन को क्या बोल दिया है? एक AMU बोल दिया है। तो ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया? 16 AMU। AMU इज नॉट द यूनिट, AMU इज द 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन। 99% बच्चे परेशान हो जाते हैं, AMU सर यूनिट है, ये SI और CGS कौन सी है सर? ना ये SI है ना ये CGS है, ये क्या है बच्चों? ये है 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन। जो जुगाड़ था ना, जुगाड़, उस जुगाड़ का नाम क्या है? AMU है। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है याद रखेंगे आज के बाद। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 AMU। नाइट्रोजन का 14 AMU। मैग्नीशियम का 24 AMU। क्लियर है? एल्युमिनियम का 27 AMU। और देखिए कार्बन का 12 AMU। नोट कर लें आप इनको। और क्लोरीन का होता है 35.5 AMU। हाइड्रोजन का होता है 1 AMU। हीलियम का होता है, ये फिक्स है, ये वेट करके निकालेगा ये सारी चीजें, आपको याद करनी पड़ेंगी। सोडियम का 23 AMU। और लिख देते हैं आपके लिए, मैं यहाँ लिखूं सिलिकॉन। सल्फर का लिख लो 32 AMU। जिनकी जरूरत पड़ेगी वैसे धीरे धीरे आपको पता लगता चला जाएगा, लेकिन मैं आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी अपन आज के लेक्चर में जरूरत पड़ने वाली है, उनको लिख देता हूं मैं। पोटेशियम 39 AMU। कैल्शियम 40 AMU। ठीक है? और बाकी का अगर कुछ होगा तो नॉर्मल सी बात है, एग्जाम में दिया हुआ होता है, आपको याद करने की इतनी मतलब नॉर्मल ये तो आपको आने चाहिए। ठीक है? तो आप समझ गए बात को। पूरी स्टोरी वापस रिवाइज करिए। पूरी स्टोरी में क्या था? सबसे पहले क्या किया गया? कुछ जुगाड़ ढूंढा गया। जुगाड़ क्या बनाया? कार्बन था, कार्बन के कितने हिस्से करे? 12 हिस्से करे। 12 हिस्से करने के बाद जो एक हिस्सा था, एक पार्ट था, उसको जुगाड़ बनाया गया और उससे सारे वेट किए गए। और वो हिस्से को क्या बोलेंगे? उस पार्ट को क्या बोलेंगे? 1/12th पार्ट ऑफ एटम। और उसको क्या बोलेंगे? AMU। तो AMU क्या है? अब AMU की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? हाउ मेनी टाइम हटा दो आप, तो AMU की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो AMU के लिए आपको क्या करना है? देखो, एक तो ये हटा देना, ये हटा दो, और एक ये हटा दो। तो AMU की डेफिनेशन क्या लिख लोगे आप? The quantity of mass equal to 1/12th part of the mass of an atom of carbon is called atomic mass unit। ये भी आप नोट कर लें, atomic mass unit। और atomic mass unit को
नॉर्मली आप समझे कैसे, क्या है एटॉमिक मास यूनिट? इट इज नॉट अ एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, इट इज द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। ये वो पार्ट है, लिख ले हिंदी में अपनी कॉपी में कि ये वो हिस्सा है जो कार्बन के 12 हिस्से किए गए तो उसमें से एक हिस्सा है ये। क्लियर? चलिए तो अब अपन बात करते हैं, सारे वेट आपने लिख ही लिए हैं, सारे जो मास आपने लिख ही लिए हैं। अब क्वेश्चन कहां से कैसे बन सकता है? तो देखो, फाइंड द एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास फॉलोइंग। अच्छा 11th क्लास में देखो मैं आपको अभी थोड़ा सा डिफरेंस समझाऊंगा, देखना क्या। जैसे पहला अपन एग्जांपल लेते हैं H2SO4 का, क्लियर है? तो H2SO4 में देखिए 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, तो 2 × 1 प्लस सल्फर कितना है, एक है सल्फर, सल्फर का कितना बताया था 32 प्लस ऑक्सीजन का बताया था 16, कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, तो 16 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस ये 32 प्लस 16 4 जा 64, तो ये आ जाएगा 98 और पीछे यूनिट क्या लगेगी AMU। क्लियर है? अब देखिए एक्चुअल में क्या है, अगर मैं आपको सीधा यही चीज समझाता ना कि ऐसे भाई हाइड्रोजन का याद कर लो, सल्फर का याद कर लो, फिर भी मैंने आपको AMU की डिटेल समझाई। AMU की डिटेल किसी बुक में लिखी हुई नहीं होती है बच्चों, मैंने आपको इसलिए समझाया था क्योंकि IITs और कंपटीशन एग्जाम्स, मेडिकल के एग्जाम्स जो होते हैं, ICR का एग्जाम्स जो होता है और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये चीजें काफी बार पूछी गई हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आप गारंटी ले रहा हूं मैं, आप किसी भी बच्चे से पूछ के देखेंगे जो अदर स्कूल्स, अदर जो वीडियोस नहीं देख रहा है या कहीं और पढ़ रहा है, तो वो AMU को केवल एक यूनिट बोलेगा, AMU की हिस्ट्री वो नहीं समझा सकता, लेकिन अब आप समझा सकते हैं। क्लियर? दूसरा CO2, तो CO2 का वेट कैसे करेंगे, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस और ऑक्सीजन का 2 × 16, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12 प्लस 32 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 44 AMU। यूनिट लिखना ना भूलना, AMU। क्लियर है? और देखो HNO3, हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा, कितने 3 ऑक्सीजन है ना, तो 16 3 जा 48, तो ये हो जाएगा आपका 63 AMU। तो इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ दे देता हूं जिन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है? कौन कौन से देखो, इनको करना आप घर से, ठीक है? CaCO3, इसका वेट निकालना है आपको, H2CO3, K2SO4, NaCl, Na2O, C कार्बन मोनोऑक्साइड CO, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, H2O जल, वाटर है ना, और CaO और CaSO4। इनका एटॉमिक मास निकालें, इनका मॉलिक्यूलर मास निकालें। मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर है? इसके मॉलिक्यूलर मास को निकालना सीखें। इसके बाद अगला जो लेक्चर आने वाला है ना, वो तो ये मान लो कि आग लगा देगा, बहुत भयंकर लेक्चर आने वाला है, बहुत मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, लेकिन उससे पहले आपको ये पूरा समझ में आना चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।